हाँ भाई, कैसे हैं? सब बढ़िया? चलिए, कैसा है भाई? है सब बढ़िया चल रहा है? महानदीप, सब बढ़िया? पुरुषोत्तम परेशान रहता है आजकल। और ये आहिल आहिल तो बस लॉजिक बताओ, लॉजिक बताओ, सब कुछ बताओ, लॉजिक चलाओ, है? और मृणाल, मृणाल बिल्कुल सही कहता है कि यार जो लिखा है उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है, सर ने जब बताया है तो इसका मतलब समझ जाओ, है? और कुछ साइलेंट वर्कर हैं हमारे जिनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती है, अनीशा जी, इन्हें कभी कोई दिक्कत ही नहीं है हमारे, ये कूल है एकदम रिलैक्स, कोई डाउट ही नहीं आता, ठीक है? इसी तरह से हमारे जो है वो सौमित्र राज भी आराम से मस्त है, सौमित्र नायक, इन्हें भी डाउट नहीं आता। शौमिली तो एकदम बंदा रसगुल्ला खाता है? क्यों शौमिली, तुम्हें डाउट नहीं आता कुछ भी? हैं? क्यों बोलो? शौमिली बस गाना सुनाती है ना? पढ़ाई करती है, या तो मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ इसलिए डाउट नहीं आ रहा है, शौमिली जवाब जरूर देना, और या फिर तुम पढ़ नहीं रही इसलिए डाउट नहीं आ रहा, दोनों में से एक ही डाउट है। अब कौन सा वाला सही है आप अपना रिप्लाई जरूर करें, मैं वेट करूँगा, ठीक है? आया ना? क्लियर? चलो मृणाल, समझ में आता है बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? क्लास टेस्ट वगैरह में नंबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? हाँ, सुनाई नहीं दिया, जोर से बोल। क्या? अच्छा अच्छा, ओके, समझ गया, ठीक है, चलो नेक्स्ट टाइम ध्यान रखेंगे, ठीक है? पक्का? और आहिल, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, ठीक है? कोई टेंशन मत लो, सब बढ़िया होगा। यशु, सब सही चल रहा है बेटा? है? चलो तो स्टार्ट करते हैं। पावनी, सब बढ़िया बेटा? पावनी, गेलगांव में सब ठीक है? पक्का? चलो तो शुरू करते हैं। अब हमने पिछली क्लास में पढ़ा था एटॉमिक रेडियाई, ये आपका एटॉमिक रेडियाई, और एटॉमिक रेडियाई में हम पहले ही पढ़ रहे थे कोवेलेंट रेडियाई, और कोवेलेंट रेडियाई में फिर हमने सेकंड पढ़ी थी आयनिक रेडियाई। आयनिक रेडियाई के बाद आज हम पढ़ने वाले हैं मेटेलिक रेडियाई। क्या पढ़ेंगे? अरे बोलो क्या पढ़ेंगे? तो आंसर है मेटेलिक रेडियाई। क्या पढ़ेंगे? तो आंसर है मेटेलिक रेडियाई। अब मेटेलिक रेडियाई क्या होती है जरा देखो। जैसे ये मेटेलिक क्रिस्टल होता है, ये आ गया। इस मेटेलिक क्रिस्टल में एटम एक दूसरे से अटैच रहते हैं आराम से मेटेलिक बॉन्ड के थ्रू। अब आप ये डाउट नहीं पूछेंगे कि मेटेलिक बॉन्ड क्या होता है, ये हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है? और वैसे भी सिलेबस में नहीं है। ये न्यूक्लियस है, तो ये न्यूक्लियस और इस न्यूक्लियस का जो डिस्टेंस होगा, ये मेटल है, ये मेटल है, ये जो डिस्टेंस होगी ये डी एम होगी। अगर मैं इस डिस्टेंस का आधा कर दूं एग्जैक्ट, तो ये क्या कहलाएगी? रेडियस ऑफ मेटेलिक, यानी कि डी एम बराबर क्या होगा? आर एम प्लस आर एम। और अगर मैं आर एम बराबर निकालूं तो क्या होगा? डी एम बाई 2। आया ना? आर एम बराबर क्या होगा? डी एम बाई 2। बस सिंपल है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए फाइंड द रेडियस ऑफ कॉपर इफ डी CU इज 129 पिकोमीटर, तो आपको क्या करना है बताओ? डी CU कितनी दे रखी है? 129। तो RCU अपने आप में कितनी निकल जाएगी बताओ? 129/2, ठीक है? अब यहां ध्यान देना, इधर मेटेलिक रेडियाई में कहीं पर भी ये नहीं कहा गया है कि यहाँ ओवरलैपिंग हुई है, यानी कि यहां और यहां की जो डिस्टेंस है वो काउंट होगी। और अगर आपने कल पढ़ा था कोवेलेंट रेडियाई, तो अगर आपसे पूछा जाए कोवेलेंट रेडियाई और मेटेलिक रेडियाई में कौन ज्यादा है, तो बताओ कौन ज्यादा है? तो कोवेलेंट रेडियाई और मेटेलिक रेडियाई में हमेशा मेटेलिक रेडियाई ज्यादा आएगी,
क्यों आएगी, समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि ये देखो ओवरलैपिंग नहीं हो रही है, आया ना? पक्का? तो आपको सवाल पूछेगा तो ऐसे करना है, कितना सिंपल है, बस सिंपल एक लाइन बोलनी है खड़ाक से। क्लियर सबको? हाँ तो बोल दो पावनी, बेटा समझ में आ रहा है आपको? चलो बताओ, आया ना? चलो आगे बढ़े। चलिए तो अगली रेडियाई पढ़ेंगे अपन, वॉन्डरवाल रेडियाई। ठीक है, तो वॉन्डरवाल रेडियाई की बात करते हैं। तो देखो वॉन्डरवाल रेडियाई पाई जाती है, ये आपका एक गैसियस मॉलिक्यूल है। ये जो गैसियस मॉलिक्यूल है, इस गैसियस मॉलिक्यूल के अंदर ये आपका पाया जा रहा है सबसे पास न्यूक्लियस। ठीक है, तो यहां कहा जाता है कि जो गैसियस मॉलिक्यूल होते हैं उसके जो सबसे पास वाले एटम होते हैं, दोबारा बोलना, गैसियस मॉलिक्यूल जो होते हैं उसके जो सबसे पास वाले एटम होते हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को अगर आधा कर दिया जाए, इस रेडियाई को कहा जाता है वॉन्डरवाल रेडियाई। क्या कहा जाता है? वॉन्डरवाल रेडियाई। ठीक है, दोबारा से समझेंगे, गैसियस मॉलिक्यूल के बीच में जो सबसे पास वाला एटम होता है, उस पास वाले एटम के न्यूक्लियस से जो डिस्टेंस होती है उसको तो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कहेंगे, और इसका आधा करेंगे तो वॉन्डरवाल रेडियाई आएगी। और ये जो वॉन्डरवाल रेडियाई है, वो वॉन्डरवाल रेडियाई जो है वो ज़्यादा होती है सबसे, किससे? बोलो सबसे ज़्यादा। फिर सेकंड नंबर पे आती है मेटेलिक रेडियाई, और फिर आती है आपकी कोवेलेंट रेडियाई। फिर क्या आती है? कोवेलेंट रेडियाई। क्लियर सबको? और वॉन्डरवाल रेडियाई जो है वो किस किस में पाई जाएगी, अगर एग्जाम्पल पूछे तो? गैसियस मॉलिक्यूल में, एंड नोबल गैस मॉलिक्यूल। किसमें पाई जाएगी? नोबल गैस में। गैसियस मॉलिक्यूल एंड नोबल गैसेस। दोबारा बोलो, क्या बोला मैंने? गैसियस मॉलिक्यूल एंड नोबल गैसेस। क्लियर सबको? तो सबसे ज्यादा रेडियाई होगी। अब वॉन्डरवाल रेडियाई के अंदर एक खास बात होती है कि कुछ जगह ऐसे बताते हैं कि वॉन्डरवाल रेडियाई जस्ट डबल होती है कोवेलेंट रेडियाई के, लेकिन मतलब आप इस स्टेटमेंट को बस ऐसे ध्यान रखें कि अप्रोक्सीमेट डबल है। अप्रोक्सीमेट मतलब एग्जैक्ट डबल नहीं बोलना है। जैसे कभी आपको ऐसा सवाल आता है कि जैसे 100 का जस्ट डबल कितना होता है? 200, तो 200 को तो आप जस्ट डबल बोलते हो, पर अगर 180 आ गया तो 180 को क्या बोलेंगे? यस, अप्रोक्सीमेट डबल ही है। तो इस तरह से होता है वो डबल, समझ गए? तो कभी भी सवाल आए कि द वॉन्डरवाल रेडियाई ऑफ दिस मॉलिक्यूल इज 100 पिकोमीटर and the covalent radii is 68.62 मीटर। अब आपने डाउट क्या पूछा? सर 68 होती है तो कोवेलेंट रेडियाई का डबल होना चाहिए था सर, वॉन्डरवाल रेडियाई, और सर सवाल में तो 100 पिकोमीटर ही दिया हुआ है। तो सर आपने गलत लिखाया या सवाल में गलत लिखा है? अरे यार कोई सवाल में नहीं लिखा, बोलने का तरीका होता है वो, ठीक है, और वहां उसने एग्जैक्ट डेटा लिख दिया। क्लियर है? प्लीज फालतू फालतू डाउट नहीं पूछेंगे अब। क्लियर हो गया? ठीक है, चलिए, तो ये आपकी वॉन्डरवाल कंप्लीट। अब वॉन्डरवाल के बाद आता है फैक्टर्स। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेडियाई। उसमें से पहला फैक्टर है, अगर शेल बढ़ेगा तो साइज बढ़ेगा, हाँ या ना? शेल बढ़ेगा तो साइज बढ़ेगा, हाँ या ना? दोबारा बोलो, शेल बढ़ेगा तो साइज बढ़ेगा। ठीक। दूसरा, अगर मैं कहूं जेड इफेक्ट बढ़ेगा, अब जेड इफेक्ट क्या होता है? ये आपका न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इसको धक्का देगा, ये इसको धक्का देगा, तो ये आपका न्यूक्लियस है। ये न्यूक्लियस जब इसको अट्रैक्ट कर रहा था तो, और ये इसको धक्का दे रहा था, तो धक्का देने पर ये दूर हो जाएगा, दूर हो गया तो ये रेडियाई बढ़ गई उसकी।
लेकिन अगर इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा तो इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा तो साइज क्या हो जाएगा, छोटा। तीसरी बात होती है सिग्मा। सिग्मा होता है क्या, शील्डिंग इफेक्ट या स्लेटर कांस्टेंट। और स्लेटर कांस्टेंट क्या होता था, ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को धक्का देगा, तो अगर ये स्लेटर कांस्टेंट बढ़ने लग जाए तो इसका इस पर धक्का बढ़ जाएगा, धक्का बढ़ेगा तो ये दूर हो जाएगा, ये दूर हो गया तो ये क्या हो गया, साइज बढ़ गया। ये दूर हो गया तो क्या हुआ, साइज बढ़ गया। ये दूर हो गया तो साइज बढ़ गया। क्लियर, क्या बोला जल्दी बताओ, साइज बढ़ गया। तो यानी सिग्मा बढ़ेगा तो साइज बढ़ेगा। क्लियर सबको, हाँ या ना, जल्दी बोलो हाँ या ना। तो ये आपके फैक्टर्स अफेक्टिंग, ठीक है, मिटा दूं। अब हम इनके ट्रेंड्स पढ़ेंगे। ट्रेंड्स मतलब पीरियड में क्या ट्रेंड आएगा, रेडी आएगा। तो पहला पढ़ रहे हैं ट्रेंड, ठीक है, इन पीरियड। पहला तो पीरियड के अंदर देखिए अपन लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। अब पीरियड के अंदर आप जाओ, देखो इधर से इधर जाएंगे पीरियड में, अगर तो लेफ्ट से राइट पीरियड में अगर जाते हैं तो क्या होता है, लेफ्ट से राइट अगर पीरियड में जाते हैं तो जेड इफेक्ट बढ़ता है। लेफ्ट से राइट जाएंगे तो जेड इफेक्ट बढ़ेगा। जेड इफेक्ट बढ़ रहा है तो साइज क्या होगा, छोटा। तो अगर मैं यहां से आप ऑर्डर पूछूं तो बताओ जरा ऑर्डर क्या होगा, ये आएगा। अगर ये ऑर्डर आ रहा है तो इसका मतलब क्या आपको पता है, सबसे ज्यादा साइज इसका हुआ। इस वाले ग्रुप के जो मेंबर होते हैं इसको बोलते हैं अल्कली मेटल्स। तो क्या ये स्टेटमेंट समझ में आएगा कि अल्कली मेटल्स हैज हायर size in their respective period। क्या बोल सकते हैं बताओ, अल्कली मेटल हैज हायर साइज इन देयर रेस्पेक्टिव पीरियड। जो भी उसका रेस्पेक्टिव पीरियड होगा उसमें अल्कली मेटल का साइज सबसे ज्यादा आएगा। देखो दिख रहा है नहीं दिख रहा, समझ गए। नोबल गैस को हम कंसीडर में नहीं लेते हैं कभी भी, क्योंकि उनकी रेडियाई का टाइप अलग है, वॉन्डरवाल रेडियाई है, तो कभी भी आपसे ऐसे मिक्स नहीं करवाएगा वो, ठीक है। समझ गए बात को, बहुत क्लियर स्टेटमेंट होंगे और वो हम सवालों में अभी सीखेंगे। तो अभी के लिए जितना बता रहे हैं वो समझते जाओ, फिर जब सवाल आएंगे तो उसमें आपको वो क्लियरिटी आ जाएगी, ठीक है। तो आप बिल्कुल परेशान मत होना, बिल्कुल भी। समझ गए, हाँ या ना, क्लियर। चलो महेंदीप, समझ में आया, चलो। अब ये आ गया आपका पीरियड में। अब ग्रुप में बात करते हैं। तो जो ग्रुप की बात हो रही है, तो ग्रुप में पहले पढ़ रहे हैं अपन एस ब्लॉक में। एस ब्लॉक में आपका लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। और यहां आएगा आपका बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। तो अगर नीचे जाएंगे तो नीचे जाने पर जो है वो साइज क्या होगा, बढ़ेगा। नीचे आने पर क्या होगा, साइज बढ़ेगा। तो इसका मतलब डाउन द ग्रुप, बोलो डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज। इसलिए जो सीजियम होता है उसका हाईएस्ट साइज, क्यों, इधर से इधर जाएंगे तो नीचे साइज बढ़ रहा है, लेफ्ट से राइट जाएंगे तब भी साइज बढ़ेगा। तो लिथियम एटम का हाईएस्ट साइज हुआ कि नहीं हुआ, बताओ, बोलो, हाईएस्ट साइज इन एस ब्लॉक।
एस ब्लॉक के अंदर तो हाईएस्ट होगा नहीं होगा, और अपने अपने रेस्पेक्टिव पीरियड की बात करेंगे तब भी हाईएस्ट होगा नोबल गैसों को छोड़ के। क्लियर? नोबल गैसों में वान डेर वाल पाई जाएगी तो उसका डेटा देखना पड़ेगा, डेटा देख के स्टेटमेंट आएगा। लेकिन अगर एक स्टेटमेंट जनरल स्टेटमेंट आए तो आप क्या बोलोगे? वान डेर वाल रेडियाई इज हायर देन द, बोलो, कोवेलेंट रेडियाई। ठीक? हाईएस्ट साइज इन एस ब्लॉक सीजियम। क्लियर? क्योंकि इधर से इधर जाएंगे तो क्या होगा? साइज छोटा, नीचे आएंगे तो साइज बढ़ेगा। क्लियर सबको? तो ये आपका एस ब्लॉक में तो हो गया। अब अपन साइज की बात करते हैं पी ब्लॉक में। यही होता है। अगर हम नॉर्मल ट्रेंड देखें तो नीचे आने पर साइज क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। तो अगर ऑर्डर पूछा जाए तो आपका बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम। नीचे आने पर साइज बढ़ रहा है, नीचे आने पर साइज बढ़ रहा है तो ऐसे जाएंगे। लेकिन जब इसकी वैल्यू देखी अपन ने तो पता है क्या चला? 143 पिकोमीटर। और जब इसकी देखी तो 135 पिकोमीटर। क्लियर? तो यहां पर आप देख सकते हो क्या हुआ, ये बड़ा साइज रख रहा है इससे भी। ये देखो, दिख रहा है? इससे बड़ा साइज आ गया। और गैलियम और इसमें वापस नीचे आने पर तो साइज बढ़ेगा, तो ये आएगा। यानी कि अगर ऑर्डर बनाए तो ऑर्डर में सबसे पहले कौन आएगा? फिर बोरोन साइज छोटा, फिर कौन आएगा? गैलियम, फिर कौन आएगा? एल्यूमिनियम, फिर कौन आएगा? इंडियम, फिर कौन आएगा? थेलियम। अब यहां पर एक डाउट है कि ऐसा क्या हुआ? ऐसा क्या हुआ कि इस गैलियम का साइज इस एल्यूमिनियम से छोटा हो गया? और ये IIT JEE एडवांस में सवाल भी आया था भाई। इंपॉर्टेंट है। अब ये क्या हुआ इसको समझना पड़ेगा। ठीक है? यहां पर आप देखें सबसे पहले एल्यूमिनियम का कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s1। और अगर गैलियम का देखें तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p1। इसका होता है एटॉमिक नंबर 13। सॉरी, ये 3s1 नहीं है, 3s2 3p1। इसका होता है आपका 31। ठीक है? अब देखो आप क्या भरा हुआ है 13 में? 2 4 6 10 2 12 और एक 13। यहाँ कितना है? 6 2 8 10 2 12 6 18 18 और 2 18 10 28 28 2 30 30 और एक 31। तो गैलियम आपका आ गया 31। क्लियर सबको? आया ना? अब यहां पर दिमाग लगाएं अपन। तो एक फर्क इन दोनों में दिख रहा है, यहां कहीं पर भी डी नहीं है लेकिन यहां पर एक डी आ गया एक्स्ट्रा। क्या बोला जल्दी बताओ मैंने? यहां पर कहीं पर भी डी नहीं है लेकिन यहां पर आप देखो गैलियम के अंदर क्या आ गया? एक जगह डी आ गया। अब जो डी के साथ होता है ना वो क्या होता है ये समझना आप। हमारे पास सबसे ज्यादा पास न्यूक्लियस के एस होता है, फिर पी होता है और फिर डी होता है। ठीक है? अब यहां पर ये जो है वो 3s था, 3p था, 3d था, तो उसके बाद कौन आएगा? 4s और 4p। हाँ या ना? तो यानी इसको अगर मैं हटा दूं तो ये तो कॉमन है 3s और 3p। तो यहां एक्स्ट्रा कौन आया? डी। डी में कितने इलेक्ट्रॉन आए? 10। तो न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन बढ़ेंगे एक्स्ट्रा? 10। 10 प्रोटॉन का अट्रैक्शन बढ़ेगा। ठीक है? अब वो अट्रैक्शन बढ़कर जाएगा सीधा इस डी पे। डी की शील्डिंग पावर कम होती है। शील्डिंग पावर का जो ऑर्डर है वो आएगा सबसे ज्यादा एस, फिर पी, फिर डी और फिर एफ।
ये कौन सी पावर का ऑर्डर होता है? शील्डिंग पावर का ऑर्डर। कौन सी पावर है जल्दी बताओ? शील्डिंग पावर, शील्डिंग इफेक्ट। कौन सी पावर है जल्दी बताओ? शील्डिंग इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट? शील्डिंग इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट? शील्डिंग इफेक्ट। यानी कि डी का जो शील्डिंग इफेक्ट है वो कम है, डी का शील्डिंग इफेक्ट कम है, इसलिए वो इसके न्यूक्लियर चार्ज को रोक नहीं पाएगा, रोक नहीं पाएगा। तो ये अट्रैक्शन बाहर आउटर शेल पे लगने लग जाएगा। आउटर शेल पे लगते ही वो इस आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचना शुरू कर जाएगा, और इसको अगर खींचना शुरू कर दिया तो इसका साइज कम हो जाएगा। इसको अगर खींचना शुरू कर दिया तो इसका साइज कम हो जाएगा, और साइज कम हो जाएगा इसीलिए 135 पिकोमीटर आएगा। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं कि गैलियम का साइज छोटा क्यों हुआ, यानी कि एल्यूमिनियम और गैलियम में एल्यूमिनियम का साइज बड़ा क्यों हुआ। रीजन आपसे कोई बोले तो आपको लिखना है ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f सबशेल। ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f सबशेल। क्या बोला जल्दी बताओ? ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f, सॉरी 4f कहां से आ गया भाई? ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 3d सबशेल। ये रहा 3d। ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 3d सबशेल, 3d सबशेल। और d ऑर्बिटल की एंट्री कहां से होती है? स्कैंडियम से, इसलिए इसका एक नाम और दिया जाता है स्कैंडाइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या नाम देते हैं इसका बताओ? स्कैंडाइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या नाम देते हैं जल्दी बताओ? स्कैंडाइड कॉन्ट्रैक्शन। नोट करो इसको जल्दी से फटाफट, चलो 2 मिनट का टाइम है, इंपॉर्टेंट है भाई, एक बार और समझाना पड़ेगा। हो गया? हो गया? अब इधर देखो, दोबारा से समझो। सबसे पहले आपसे सवाल पूछा कि भैया ग्रुप है, तो ग्रुप में हमें पता है नीचे आने पर साइज बढ़ता है, तो हमने नीचे ग्रुप में आने पर क्या बोला? साइज बढ़ता है। तो जब हम साइज बढ़ते हुए देख रहे थे तो हमें पता लगा यार इसका साइज है 143, इसका साइज है 135 पिकोमीटर। पहला डाउट, आप सोच रहे होंगे क्या ये वैल्यूज याद रखनी है? तो आंसर है नो, आपको वैल्यूज याद नहीं रखनी है। ठीक, अब जब हमने ऑर्डर लिखा तो ऑर्डर में क्या आया
कि एल्यूमिनियम का गैलियम से ज़्यादा आ रहा है, तो ये डाउट आया कि इसमें ऐसा क्यों हुआ। हमने कहा यार इसमें ऐसा क्यों हुआ, इसके लिए हमने कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया, इसका कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया। तो मैंने जब इन दोनों के कॉन्फ़िगरेशन को कंपेयर किया तो मुझे यहाँ डी का डिफरेंस नजर आया, यानी कि ये डी आ रहा है पहले आउटर शेल से पहले, इसमें आउटर शेल से पहले कोई डी नहीं है, लेकिन इसमें आउटर शेल से पहले डी आ गया। डी में 10 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, वो 10 इलेक्ट्रॉन भरते ही 10 प्रोटॉन एक्स्ट्रा आएंगे न्यूक्लियस में, तो यहां 10 प्रोटॉन एक्स्ट्रा आएंगे न्यूक्लियस में। तो इस 10 प्रोटॉन का अट्रैक्शन बढ़ेगा, 10 प्रोटॉन का जो अट्रैक्शन बढ़ेगा वो कहां बढ़ेगा, डी पे बढ़ेगा। 10 प्रोटॉन का अट्रैक्शन जो बढ़ेगा वो डी ऑर्बिटल पे बढ़ेगा। अब डी ऑर्बिटल की होती है शील्डिंग पावर, शील्डिंग पावर होती है न्यूक्लियर चार्ज को रोकने की पावर, और वो पावर जो है उसकी कम होती है, ये देखो इस नंबर पे आ रहा है वो कम, तो वो इस अट्रैक्शन को रोक नहीं पाएगा, तो ये अट्रैक्शन सीधा आउटर शेल पे चला जाएगा। अगर ये अट्रैक्शन सीधा आउटर शेल पे चला गया तो ये आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो आउटर शेल कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो कॉन्ट्रैक्शन होना शुरू हो जाएगा। तो ये कॉन्ट्रैक्शन किसकी वजह से हुआ, ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 3D सबशेल। और चूंकि डी ऑर्बिटल की एंट्री स्कैंडियम से चालू होती है, इसलिए इसका नाम एक और पड़ गया स्कैंडाइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या नाम पड़ गया, स्कैंडाइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या नाम पड़ गया, स्कैंडाइड कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर सबको, ठीक। ये यहीं पर आपका वेरिएशन हो रहा है, बाकी के नहीं हो रहा कहीं पर भी, ठीक है। तो साइज में वेरिएशन आपको याद रहेगा, बाकी के अंदर साइज में वेरिएशन सेम एज चलेगा। क्लियर। अब डी ब्लॉक की बात करते हैं। पीरियड में बात कर लेते हैं सर। अब इसको बहुत ध्यान से समझना भाई। देखो, जब हम डी ब्लॉक में, इसको कहते हैं 3D ट्रांजिशन सीरीज, क्या बोलते हैं, 3D ट्रांजिशन सीरीज, या एक और नाम दिया जाता है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। अब इसको ट्रांजिशन सीरीज क्यों कहते हैं ये समझना, ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं पहले ये समझना पड़ेगा। ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट वो होते हैं जिनमें डी ऑर्बिटल पार्शली फिल्ड पाया जाता है इन स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट और ग्राउंड स्टेट। क्या बोला, जिसमें डी ऑर्बिटल पार्शली फिल्ड पाया जाता है इन ग्राउंड स्टेट और इन स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे अगर मैं स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखूं
तो आपको पता है 21 होता है इसका, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। तो आपने देखा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। तो इस हिसाब से अगर आप देखो तो यहां से यहां जाने पर आपके पास क्या नजर आया, डी पार्शली फिल्ड है। पार्शली फिल्ड है तो स्कैंडियम में क्या है, एक ट्रांजिशन सीरीज का मेंबर है, यानी ट्रांजिशन एलिमेंट है। ठीक है, अब आप ऐसे चलते जाओगे चलते जाओगे चलते जाओगे तो आपको सिर्फ एक जगह डाउट आएगा, कॉपर में। देखो हर जगह पार्शियल फील्ड है अभी, तो है कि नहीं है। तो कॉपर की सिचुएशन में आपको क्या डाउट आएगा कि कॉपर ट्रांजिशन एलिमेंट है कि नहीं है। तो लास्ट का कॉन्फ़िगरेशन देखो क्या है, 3d10 4s1। तो कॉपर की स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट एक तो +1 होती है, +1 होती है तो क्या आएगा ये 3d10, और एक और होती है कॉपर की +2। तो ये आपका 3d9 आ गया। क्या बोला जल्दी बताओ, ये आपका कॉपर है तो 3d10 4s1 आ गया, कॉपर +1 लगाओगे तो 3d10 आएगा, और कॉपर +2 करोगे तो क्या आएगा 3d9। क्या आएगा 3d9। तो अगर ये 3d9 आ गया तो इसका मतलब क्या निकला, अब आप सोचो कि 3d9 तो क्या पार्शली फिल्ड है, यस। तो कॉपर भी एक ट्रांजिशन एलिमेंट है। तो नोट करके हम क्या लिख रहे हैं, अब ध्यान देना, जिंक कैडमियम और Hg। अगर आप इनका कॉन्फ़िगरेशन देखो तो ये आएगा 3d10 4s2, ये आएगा 4d10 5s2, ये आएगा 6d10। तो अगर आप इनमें से सब में देखो एक +2 ऑक्सीडेशन स्टेट से ज्यादा नहीं शो कर रही है। अगर आप +2 ऑक्सीडेशन स्टेट कर रहे हो तो यहां से S बाहर निकल रहा है, और अगर S बाहर निकल रहा है तो ये D फुल भरा हुआ है। ये अगर ये D पूरा भर जाएगा इनमें और इनकी कोई और ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं पाई जा रही तो इनका D पूरा भरा हुआ है। तो यानी कि जिंक कैडमियम और Hg ये तीनों ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। क्लियर। तो जिंक कैडमियम Hg ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, ये तो है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे हम, जिंक कैडमियम Hg नोट करके कि जिंक कैडमियम और Hg नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट, ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। क्लियर। लेकिन बाकी सारे डी ब्लॉक के एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट हैं। क्लियर। अब सीरीज की बात होती है तो ये सीरीज बनती है, ये नहीं है लेकिन फिर भी लिखा जा रहा है तो सीरीज के हिसाब से लिखा जा रहा है, बट है नहीं। तो सिंपल एक सवाल आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट अ ट्रांजिशन एलिमेंट। तो ऑप्शन जिंक कैडमियम और Hg में से कोई भी लिखा हो तो वो नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट आएगा, क्या सभी डी ब्लॉक एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं। तो आंसर क्या दोगे, सभी डी ब्लॉक एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते हैं। नहीं है, पावनी नहीं है। समझ में आ रहा है बेटा आपको, पावनी। ठीक है, शौमली समझ में आ रहा है बेटा, अनीशा समझ में आ रहा है आपको बेटा। चलो दूसरा सवाल कि क्या सभी ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक एलिमेंट है। सभी ट्रांजिशन एलिमेंट, ध्यान सुनना वापस, क्या सभी ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक एलिमेंट है। हाँ, सारे ट्रांजिशन एलिमेंट तो डी ब्लॉक है, पर सभी डी ब्लॉक ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं नहीं। दोबारा सुनना वापस, स्टेटमेंट में कंफ्यूज करेगा। क्या सभी डी ब्लॉक एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट है। नहीं। क्या सभी ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक एलिमेंट है। हाँ, तो नोट कर लेना इसको। चलो ट्रांजिशन एलिमेंट तो इसको कहते हैं 3D सीरीज या फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। स्कैंडियम के नीचे वाली क्या कहलाएगी, 4D सीरीज या सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज, और इसके नीचे वाली क्या कहलाएगी 5D सीरीज या
थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, 5D या थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। मिटा दूं? तो ट्रांजिशन एलिमेंट समझ में आया आपको? ऐसे डी ब्लॉक एलिमेंट जो अपनी ग्राउंड स्टेट और स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में डी ऑर्बिटल पार्शली फिल्ड रखते हैं, डी ऑर्बिटल पार्शली फिल्ड रखते हैं, ठीक है। एक और होता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट एफ ब्लॉक एलिमेंट को कहा जाता है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट एफ ब्लॉक को कहा जाता है। किसको? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को। चलो अब इधर देखो, वापस से पीरियड में अपन रेडियाई का इफेक्ट देख रहे थे। ठीक, अब देखो अगर मैं इस स्कैंडियम की बात करूं तो इनमें डी ऑर्बिटल आ रहे हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। ये आपका न्यूक्लियस था और ये डी ऑर्बिटल है और ये 4s है आउटर शेल। यही सिचुएशन है, देखो ये डी है, ये 4s है आउटर शेल। अब जब स्कैंडियम में हमने एक डी इलेक्ट्रॉन भरा, फर्स्ट टाइम आया ये डी इलेक्ट्रॉन, एक भरते ही यहां पर एक प्रोटॉन बढ़ेगा। इस एक प्रोटॉन को जो बढ़ा उसको रोकने के लिए डी आएगा, एक प्रोटॉन के अट्रैक्शन को रोकने के लिए कौन सा ऑर्बिटल आया? डी। तो क्या ये रोक पाएगा? नहीं, तो इसको अपनी ओर खींचना शुरू करेगा। D2 आया, यहां आएगा यहां 2 आ गया, यहां भी 2 आ गया, तो क्या होगा सोचो? अट्रैक्शन बढ़ गया, अट्रैक्शन बढ़ा तो और आगे जाएगा और अट्रैक्ट करेगा, वो आया ना, जल्दी बोलो, और अट्रैक्ट करेगा। अब अगला हो तीसरा, D3 आएगा तो ये और अट्रैक्ट करेगा, D4 आएगा और अट्रैक्ट करेगा, D5 आएगा और अट्रैक्ट करेगा। D5 तक यहां इलेक्ट्रॉन एक 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 करके भर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन अलग 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 ऑर्बिटल में जा रहे हैं। D5 तक इलेक्ट्रॉन अलग 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 ऑर्बिटल में जा रहे हैं, क्लियर है। यहां पर डी बढ़ता जा रहा है, यहां अट्रैक्शन, यहां प्रोटॉन बढ़ता जा रहा है। प्रोटॉन जो बढ़ रहा है उसको रोकने के लिए डी ऑर्बिटल आ रहा है, डी ऑर्बिटल रोक नहीं पा रहा है, इसलिए अट्रैक्शन बढ़ता जा रहा है। इसलिए इधर से इधर जाने पर जेड इफेक्ट बढ़ रहा है, शील्डिंग इफेक्ट कम हो रहा है, तो रेडियाई क्या हो रही है? कम, कम हो रही है, हाँ कि ना। तो आपसे एक सवाल पूछेगा कि 3D ट्रांजिशन सीरीज में रेडियाई जो है मिडिल तक जाते हैं तो क्या होती है? डिक्रीज। ठीक, अब जैसे ही आपने एंट्री लिया Fe6 में तो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। अब ये एक इलेक्ट्रॉन यहां पे रिपल्शन आया, बोलो, एक इलेक्ट्रॉन यहां भरते ही इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन आ गया। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन अगर आ गया तो जो कंटिन्यूअसली जेड इफेक्ट बढ़ रहा था अब वो रुक गया बढ़ना, अब उसकी रफ्तार कम हो गई। तो जब कोबाल्ट पे आओगे तो यहां आएगा और यहां भी आएगा ये। तो इन तीनों तक आते आते जेड इफेक्ट की जो रफ्तार थी, जिस कंटिन्यूअसली वो बढ़ रहा था, अब वो नहीं बढ़ेगा। तो जेड इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट का डिफरेंस कम होने लगता है। उस कम डिफरेंस को हम बोलते हैं अप्रोक्सीमेट इक्वल होने लग रहा है। डिफरेंस कम हो रहा है, बराबर नहीं बोला है, अप्रोक्सीमेट इक्वल मतलब ये जेड इफेक्ट इतना डोमिनेट नहीं कर रहा है जितना पहले कर रहा था, इसलिए जो साइज में वेरिएशन होगा वो बहुत कम होगा। इसलिए इन तीनों की साइज में जो वेरिएशन है वो बहुत कम पाया जाता है और इनकी प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट सेम आती है, इसीलिए ट्रांजिशन ट्रायड कहा था इसमें डोबिनियर ने। डोबिनियर इन तीनों को क्या कहता था? ट्रांजिशन ट्रायड। क्या कहता था? ट्रांजिशन ट्रायड। लेकिन जैसे ही कॉपर में गए तो आप अचानक से देखो कॉपर में D10 हो गया फट से। D10 होते ही क्या होगा? इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बढ़ गया। D10 होते क्या हुआ? इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बढ़ गया और इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बढ़ते ही
साइज बढ़ गया, क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट बढ़ गया। क्लियर? तो यानी बोला जाता है मिडिल तक क्या होगा, कम, फिर यहां तक आते आते क्या रहेगा, कांस्टेंट। क्या रहेगा, कांस्टेंट। इसको थ्योरी में जो बोला जाता है वो बता रहा हूं, थ्योरी में सुन लो पहले। स्टेटमेंट जब आएगा साले तो दिमाग लगाओगे और गलत कर दोगे। स्टेटमेंट आएगा कि 3D ट्रांजिशन सीरीज में मिडिल तक जाने पर साइज कम होता है, मिडिल में आते ही कांस्टेंट होता है और फिर वापस बढ़ने लगता है। क्लियर सबको? आया ना? ठीक। एक बात आप ध्यान रखना, इनका जो है ना बहुत अप्रोक्सीमेट डिफरेंस होता है, इसलिए इसको भी ऐसे ऐसे लिखते हैं, लेकिन स्टेटमेंट वाइज यही चलना है आपको। ये इन पे मत ध्यान देना, जबरदस्ती ज्यादा नेतागिरी भारी पड़ जाएगी। क्या बोला मैंने? ज्यादा नेतागिरी भारी पड़ जाएगी। इनके डेटा देखने लग जाओगे आप, डेटा फेटा देख करके सॉल्व करोगे तो सब आंसर गलत हो जाएंगे, क्योंकि डेटा में अप्रोक्सीमेट डिफरेंस बहुत कम आता है। क्या होता है, आपको कुछ पता तो होता नहीं है, किसी भी किताब को आप देख लोगे, अब आपको यह नहीं मालूम कि उसने इसका एटॉमिक रेडियस लिखा हुआ है या उसने इसका मेटेलिक रेडियस लिखा हुआ है। अपनी जो शीट है उस शीट में भी मैंने जो डेटा लिखा है उसको आप मत देखना, मैंने जानबूझ के लिखा है, बट मत देखना उसको भी। क्लियर? समझ गए? तो कभी भी जब आप ऐसे डेटा देखते हो तो आप डेटा देख लेते हो, लेकिन वो डेटा जो है वो मेटेलिक रेडियस है या कोवेलेंट रेडियस है, इसमें आपको समझ में नहीं आता है। इस चक्कर में जो आप सोचते हो कि सर ने जो बताया उसमें डिफरेंस है, यहाँ कुछ और लिखा है, यहाँ कुछ और लिखा है, तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए। जो बता रहे हैं बस उसी से आंसर टिक करना है। ठीक है? मैंने शीट में दिया है इसका और इसका डेटा दिया है, तो आप जब देखेंगे तो आप मेरे से स्क्रीनशॉट, वो आजकल क्या नया फैशन है, खट खींचा और ग्रुप पे डाल दिया और उसको ऐसे कर देंगे सर्कल, सर ये आपने बताया था इसके अंदर तो सर ये ऐसा आ रहा है, तो ऐसा मत करना, पहले ही बोल दिया मैंने। ठीक है? चलिए, तो ये इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से ऐसा हुआ है। ठीक है? कि यहां पर आते आते कांस्टेंट होना शुरू हो गया ये। ठीक, नोट कर लो इसको। अबे याद वाद आती नहीं आती हमारी भाई कि भूल ही गए बिल्कुल ही है? सब भूल गए? भाई याद कर लिया करो भाई, कभी कभी हम टीचर्स को भी, हमें तो तुम्हारी बहुत याद आती है यार। अब आएगा ग्रुप में। क्लियर सबको? ये आपका डी ब्लॉक एलिमेंट है। अब हम ग्रुप में नीचे आने की बात करते हैं, तो जब हम इनका एटॉमिक नंबर देखें तो 21 था, इसका आपका 39 था, इसका आपका 57 था
इसका आपका 72 था, इसका 89 था और इसका आपका 104 था। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें इसको कहा जाता था 4F, इसको कहा जाता था 5F, इसको बोला जाता था लेंथेनाइड और इसको बोला जाता था एक्टिनाइड। ये आपका लेंथेनाइड दिख रहा है 58, ये आपका 72 दिख रहा है 71। क्लियर? अब देखो, जब हम यहां से यहां जा रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, यहां से यहां जा रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ रहा, यानी कि 3D और 4D में 4D सीरीज वालों का हमेशा साइज बड़ा होगा। कोई प्रॉब्लम किसी को? 3D और 4D में हमेशा 3D और 4D में किसका साइज बड़ा होगा? जल्दी बताओ। हमेशा 3D और 4D में किसका साइज बड़ा होगा? बताओ। हमेशा 4D का बड़ा होगा। क्लियर? अब यहां से यहां नीचे जा रहे हैं अगर अपन, तो नीचे आने पर क्या होगा? जब मैं यहां से यहां गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन यहां से गया तो देखो ये 40 था, 40 के बाद 72 आ रहा है, जबकि यहाँ 39 के बाद 57 आ रहा है। यहाँ 40 से 72 आ रहा है, इसका मतलब ये जो एलिमेंट है ये बीच में आ रहे हैं, बीच में आ रहे हैं, मतलब समझ रहे हो आप? बीच में आ रहे हैं, इसका मतलब समझ रहे हो आप? 4F की एंट्री हो गई इसकी। 4F आएगा नहीं आएगा इससे यहाँ आने पर, यानी कि जब मैं जिरकोनियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा तो उसमें 4F नहीं होगा, लेकिन जब मैं हैफनियम का लिखूंगा तो उसमें 4F होगा। पहली बार 4F होगा, 4F होगा, फिर आपका 5D होगा और फिर आपका 6S और 6P होंगे जो होंगे। क्लियर? 4F जब आएगा तो 14 प्रोटॉन बढ़ेंगे इसमें, 14 प्रोटॉन अगर बढ़ेंगे तो 14 प्रोटॉनों का अट्रैक्शन बढ़ेगा। 14 प्रोटॉन का जो अट्रैक्शन बढ़ा उसको रोकने की पावर F की है क्या? नहीं, क्योंकि अभी बताया था शील्डिंग इफेक्ट जो है उसका ऑर्डर सबसे ज्यादा किसका होगा? S, फिर P, फिर D और फिर F। शील्डिंग पावर का जो ऑर्डर है वो किसका सबसे ज्यादा होगा? पहले S, फिर P, फिर D और फिर F। तो यहां जो F दिखाई दे रहा है वो F, यहां 14 प्रोटॉन्स हैं, 14 प्रोटॉन्स का अट्रैक्शन F नहीं रोक पा रहा है। F अगर नहीं रोक पा रहा है तो इसका मतलब क्या निकलता है कि F से ट्रांसफर होकर D में जाएगा। अब D रोक पाएगा क्या इसको? D नहीं रोक पाएगा, क्योंकि D की भी शील्डिंग पावर कम है, तो सीधा आउटर शेल पे चला गया वो। अब अगर आउटर शेल पे चला गया तो इस आउटर शेल को खींच लेगा, खींचेगा तो साइज छोटा हो जाएगा, और साइज छोटा होकर के अप्रोक्सीमेट इसके बराबर हो जाएगा। यानी कि 3D और 4D में जब साइज का ऑर्डर आएगा तो 4D ज्यादा पाया जाएगा, और अगर 4D और 5D में पूछा जाए तो साइज अप्रोक्सीमेट बराबर आएगा। जैसे एक सवाल आएगा, टाइटेनियम, जिरकोनियम और हैफनियम ऑर्डर ऑफ रेडियाई, तो आंसर देखो, टाइटेनियम के बाद बड़ा किसका साइज होगा? जिरकोनियम, लेकिन जिरकोनियम और हैफनियम में साइज अप्रोक्सीमेट बराबर आएगा। क्लियर? तो ऐसे ही आपको सब में देना है आंसर। ठीक है? क्लियर सबको? हाँ या ना? लेकिन मैं फिर बोल रहा हूं कि आप यहां पर डेटा कंपेयर कर लोगे तो कुछ जगह वेरिएशन आता है ना, लेकिन थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से जब भी सवाल आएगा तो आपको यही बोलना है। आप अभी क्या करोगे? जाओगे नेट पे ढूंढ लोगे सबके डेटा ढूंढोगे तो वेरिएशन आएगा, और वेरिएशन आते ही आप बोलोगे कि सर आपने तो बताया था लेकिन इसका तो आंसर ही नहीं है। वो सब कंसीडर नहीं किए जाते हैं एग्जाम में, क्योंकि थ्योरी यही है आपकी। ठीक है? अब ये कौन सी सीरीज के मेंबर है जिसकी वजह से हुआ? लेंथेनाइड सीरीज के, इसलिए इसका नाम होता है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो ये ऐसा क्यों हुआ? एक तो रीजन बोलते हैं ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4F सबशेल, या फिर दूसरा एक नाम इसका दिया जाता है ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो
तो ऑप्शन में अगर आ जाए लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, तो ये लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन यही होता है 4F सीरीज की वजह से होने वाला कॉन्ट्रैक्शन, या लेंथेनाइड सीरीज की वजह से होने वाला कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोला? लेंथेनाइड सीरीज की वजह से होने वाला कॉन्ट्रैक्शन क्या कहलाता है? लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या कहलाएगा बताओ? लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर सबको? हाँ या ना? बोलो। तो ये लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन आपको इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा आता है, इसमें से कई सारे सवाल आते हैं, ठीक, और इतने सिंपल है कि स्टैंडर्ड है, साला यही पूछेगा और एक यही पूछेगा, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा ये वाला मॉलिक्यूल, इसीलिए मैंने बीच वाले सारे गायब कर दिए, कुछ नहीं लिखा। समझ में आया? क्लियर? नोट कर लो इसको। नोट करो इसको। हो गया? अब एक सवाल पूछेगा आपसे, चलो ट्राई करो फटाफट, चलो आंसर बताओ। ठीक है, चलो तो आप देखो सबका आंसर आपका ये आना चाहिए। क्यों? देखो स्कैंडियम अभी लिखा हुआ था, याद करो, स्कूटर यामा लाओ एसी, वहां पर सीरियम नहीं आया था, वो जिरकोनियम से चालू हुआ था। कहां से चालू हुआ था? जिरकोनियम। देखो इधर स्कूटर यामा लाओ एसी, फिर था तिजोरी हाफ क्यों, तो आप सोचो, या रदरफोर्डियम आरएफ, तो आप सोचो कि यहां पर आपका क्या था, 21 या 39, यहां 57 और यहां 89,
क्या यहाँ पर कोई डिफरेंस आया? नहीं। यहाँ आया था 72, 40। क्या 39 और 57 में कोई डिफरेंस है? नहीं। यहाँ 40 और 72 में डिफरेंस है? हाँ। तो यानी कि जो इफेक्ट होगा वो तो यहाँ से लगेगा ना, तो ये जो इफेक्ट होगा वो यहाँ से लगेगा, इनमें नहीं लगेगा, इनका ऑर्डर सेम चलेगा ऐसे कैसी। यहाँ एक्टिनाइड मत लिखना यार, एक्टिनाइड की बात बाद में करेंगे, ठीक है? एक्टिनाइड की बाद में करेंगे, बताऊंगा आगे। यहाँ तक आपसे सवाल पूछेगा तो कर लोगे। अब एक खास बात, शीट में आपको ऐसा मिलेगा जो गलत है उसको मिसप्रिंट है वो सही कर लेना। उसको क्या बोला बताओ मैंने? शीट में ऐसा मिलेगा उसको सही कर लेना। और ये फोटो खींच खींच के डालोगे आप, पहले ही बता दिया, सुन लो अच्छे से लेक्चर, ये गलत है, शीट में लिखा हुआ उसको काट के सही कर लेना, करेक्ट, ठीक है? आया ना? एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि H माइनस जो होता है ना उसका जो साइज है वो Br के बराबर होता है। क्या बोला मैंने बताओ? H माइनस का जो साइज है वो किसके बराबर होता है? Br के बराबर, पहला। और अगर आपसे पूछे कि हाईएस्ट, हाईएस्ट यूनी नेगेटिव आयन या मोनो नेगेटिव आयन अगर पूछा जाएगा तो हमेशा I माइनस होगा। मोनो नेगेटिव बोल रहा हूं, एक नेगेटिव वालों में सबसे बड़ा साइज इसका है। और अगर आपसे बोले कि लोएस्ट कैटायन पूछा जाए, लोएस्ट साइज ऑफ कैटायन, तो बताओ कौन होगा? ऑब्वियस सी बात है H+। आया ना? और लार्जेस्ट साइज ऑफ कैटायन अगर पूछा जाए तो लार्जेस्ट साइज ऑफ कैटायन पूछा जाए तो सीजियम, अभी बताया था, सीजियम प्लस। क्लियर? अब जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो क्या है कि स्मॉलेस्ट साइज ऑफ एनायन कौन है? स्मॉलेस्ट साइज ऑफ मोनो नेगेटिव एनायन कौन है? चलो बताओ। H माइनस तो नहीं होगा क्योंकि अभी मैंने क्लियर बता दिया आपको कि H माइनस का साइज Br के बराबर होता है, ये इसीलिए लिखा था ऊपर। यहां देखोगे तो लोवेस्ट साइज ऑफ कैटायन जो है वो H माइनस H+ होता है। लोएस्ट साइज ऑफ कैटायन क्या होता है? H+, ठीक है? लेकिन हाई कहा गया? हाँ, लेकिन स्मॉलेस्ट साइज ऑफ यूनी नेगेटिव एनायन कौन सा है जरा सोचो। चलो 2 मिनट देना, फटाफट सोचो। हो गया? तो आंसर आपको सबको पता है क्या आएगा? F-, क्योंकि इधर से इधर जाने पर साइज छोटा होता है। लेफ्ट से राइट जाएंगे तो साइज छोटा होगा और नीचे आएंगे तो बढ़ेगा, इसलिए मोनो नेगेटिव सबसे बड़ा ये और ये। तो यानी आज के बाद अगर पूछा जाए कि H- का F- से साइज बड़ा, H- का Cl- से बड़ा और H- अप्रोक्सीमेट Br से भी बड़ा है, मतलब इतना ज़्यादा डिफ्रेंशिएट नहीं करते हैं पर ये हल्का सा बड़ा होता है, इसीलिए सिमिलैरिटी बोली जाती है अप्रोक्सीमेट बराबर, ठीक है, Br के बराबर। तो ये आप ध्यान रखना, इसको पूछेगा बहुत कम क्योंकि यहाँ थोड़ी थोड़ी कंट्रोवर्सी आना शुरू हो जाती है, अलग अलग जगह थोड़े से अलग अलग डेटा मिलते हैं, ठीक है? तो आप ये ध्यान रखें, ठीक है ना? क्लियर? इसको आप भले ध्यान मत रखें, आप बस ये याद रखें कि H- का साइज Br के बराबर हो जाता है। क्या बोला मैंने? H- का साइज Br के बराबर। चलो नोट करो। क्लियर? तो ये सारी चीजें आपको समझ में आई। एक डाउट है लेकिन
कि इसका साइज बड़ा कैसे हो गया। ठीक है, क्या बोला मैंने, साइज बड़ा कैसे हो गया। तो जब आप इसको लिखोगे तो यहां आएगा 1s2, प्रोटॉन होगा एक प्रोटॉन इन 2 इलेक्ट्रॉन को रोकेगा, तो रोक नहीं पाएगा, क्योंकि जो एक इलेक्ट्रॉन था ये, वो दूसरा जो इलेक्ट्रॉन आएगा उसके आने से, यहां एक ही प्रोटॉन है, यहां एक और इलेक्ट्रॉन है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को धक्का देगा जोर से, और ये न्यूक्लियर चार्ज रोक नहीं पाएगा, तो साइज बढ़ जाएगा। तो अलग अलग जो मैंने बोला था आपसे जैसे डेटा, तो वो अलग अलग डेटा भी अलग अलग ऐसे ही आएगा। कुछ जगह लिखा होगा कि H माइनस जो है उसका 208 साइज है पिकोमीटर, इसका 196 पिकोमीटर है। ठीक है ना, तो वो ऐसे ही होता है, लेकिन ये पूछा भी नहीं जाता कभी भी। इतना कर लो आप, बहुत है। और ये 4 चीजें समझ में आनी चाहिए बस। ठीक है, तो ये आपका रेडियाई भी समाप्त। नेक्स्ट टर्न पे पढ़ेंगे बाकी। ठीक है, चलिए।